नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रेसिडेंट इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है जो हर साल, लगभग हर साल अगर आप देखो तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कभी इलेक्टोरल कॉलेजेस से कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का क्या रोल होता है, कभी इससे कि कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं, या फिर कभी इससे कि डायरेक्टली क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और इस साल मैं अगर कहूं तो ये मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24 जुलाई 2022 को इलेक्शंस होने हैं हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, राइट। एट प्रेजेंट कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट है, राइट। तो बेसिकली क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टॉपिक से आज हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या तरीके होते हैं जिससे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। देन ये कहें कि क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं और क्यों इनडायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को, जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले मैं आपको अभी, जैसा कि मैंने बताया कि 24 जुलाई 2022 को इलेक्शंस होने हैं हमारे नेक्स्ट टर्म के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है एट दी इंटरनेशनल फ्रंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री और हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहाँ पर स्टेट से मतलब राज्य का नहीं है, यहाँ पर स्टेट का मतलब देश से है। ठीक है, जो भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्ट होते हैं हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के, अलॉन्ग विथ अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए या वाइस प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, और जो ये इमेज दी हुई है इसमें आपको दिख रहे होंगे हमारे जो भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं अब तक, ठीक है, फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद टू श्री रामनाथ कोविंद जी तक, विथ डेट आपको दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। देखिए, अगला प्रेसिडेंट जो भी हो, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि उनके प्रेसिडेंट बनने के पीछे की कहानी क्या रहेगी, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट का जो मुद्दा है, तो कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें डायरेक्टली बताता है कि भाई तुम्हारे एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए। तो वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बेसिकली प्रोविजंस दिए हैं जो कि बात करते हैं हमारे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत जो है ये स्टैब्लिशमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाया गया था। एक्चुअल कोर्स ऑफ इलेक्शन क्या होता है, तो देखिए जो प्रेसिडेंट है हमारे, इनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? जी नहीं, बिल्कुल इनका जो चुनाव है वो इनडायरेक्टली होता है बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। एक ऐसा इलेक्टोरल कॉलेज जहां पर अलग अलग जो है मेंबर्स होते हैं, एमपीज भी होते हैं, एमएलएस भी होते हैं। ठीक है, और ये लोग फिर फॉलो करते हैं एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड को। ठीक है, जहां पर कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के और सीक्रेट बैलेट के आधार पर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। एमपीज और एमएलएस की जो भी वोट्स आते हैं उनकी पैरिटी पर बेस और यूनिफॉर्मिटी वैल्यूज पर बेस जो रिजल्ट निकलता है वो होता है हमारा फाइनल रिजल्ट। कौन इलेक्ट करता है, तो मैंने आपको बताया मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि एमपीज हो गए हमारे। देन हमारे एमएलएस होते हैं मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेचर्स फ्रॉम एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पौंडीचेरी भी होते हैं। और कैसे इलेक्ट होते हैं? सीक्रेट पेपर पर बैलेट सिस्टम से। 2017 यानी कि इससे पहले वाला जो इलेक्शन हुआ था रामनाथ कोविंद जी का, बेसिकली वहां पर दो प्रिंटेड पेपर्स रखे गए थे, एक ग्रीन कलर का था, एक पिंक कलर का था। ग्रीन कलर वाज इंडिकेटिंग फॉर एमपीज एंड पिंक वाज इंडिकेटिंग फॉर एमएलएस। देखते हैं इस बार क्या नया हमें मिलेगा। क्वालिफिकेशंस पर आए प्रेसिडेंट की, तो हर किसी को पता होगा कि भाई उनका भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। ही शी मस्ट हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, और एज की बात करें तो कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। उनकी वो जो है इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, कि वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सके, उसके लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए। और उनके पास कोई भी गवर्नमेंट प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो कि एलिजिबल होंगे एज प्रेसिडेंट के लिए, वो जो है बेसिकली ही शुड बी होल्डिंग, और ही और शी इज होल्डिंग दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो भी उस इलेक्शन में उतर रहे हैं वो इतने होने चाहिए कि वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस को होल्ड ऑन कर सकें।
यही सारी चीजें आपको इस पेज में भी दी हुई हैं। दैट एज इज 35 ईयर्स, कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा इलेक्शंस के लिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए एक इंडियन इलेक्टर की तरह, ठीक है, और नॉमिनेशन जो है उस कैंडिडेट का पेपर पर होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी साइंड एट लीस्ट बाय 50 एलिजिबल वोटर्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला मिस मत करिएगा कि कम से कम जो उनका नामांकन है वो 50 एलिजिबल वोटर्स द्वारा सपोर्ट किया गया हो, ठीक है। वेन्यू कहां पर होता है? पार्लियामेंट में होता है। इलेक्टोरल कॉलेज पर आते हैं कि देखिए, एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन होता है जिसके मेंबर्स वोट करते हैं, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट से, काउंसिल ऑफ स्टेट से और हाउस ऑफ पीपल से, ठीक है। आर्टिकल 333 यानी आर्टिकल 333 में लिखा है कि एवरी स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 60 मेंबर्स, ठीक है, और नॉट मोर देन 500 मेंबर्स, ये उनकी कंडीशन है। इसी तरह काउंसिल ऑफ स्टेट्स में भी लिखा है कि 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाने चाहिए बेस्ड ऑन स्किल्स और नॉलेज, ठीक है, और इन टोटल 238 रिप्रेजेंट करने चाहिए एज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ स्टेट एंड यूटीज। और हाउस ऑफ पीपल की बात करें तो मैक्सिमम 530 की बात की गई है, ठीक है। जो कंपोजिशन है बेसिकली हाउस का वो 530 होना ही चाहिए फ्रॉम द स्टेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और 20 और लोग इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं बट फ्रॉम द यूटीज, नॉट फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। और इन सभी का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, ओके, जो हाउस ऑफ पीपल है बेसिकली उनका। तो इलेक्टोरल कॉलेज में ये लोग आते हैं। अब मुद्दा आता है इनके वोट्स का कि देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक बंदा अगर वोट करता है तो वो काउंट होता है एज अ 1 वोट, बट एमपी और एमएलए के केस में क्या होता है? तो देखिए एमएलए के केस में जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट होती है अपॉन द नंबर ऑफ एमएलएज होता है वो डिवाइड किया जाता है 1000 से, और एमपी के केस में टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू एमएलएज डिवाइड होता है टोटल नंबर ऑफ एमपी से, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। सिंगल वोट सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पर, एक वोटर जो है वो एक ही वोट कास्ट कर सकता है, सिंगल वोट सिस्टम का मतलब ये है। और जो एमएलएज हैं वो उनके जो वोट हैं बेसिकली वो वैरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, और एमपीज के वोट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ये वाला पॉइंट भी देख लेना, गड़बड़ कर सकता है ये सेंटेंस एग्जाम में, ठीक है। और एमपीज और एमएलए का वोट बैलेंस जो है वो लाया जाता है, कैसे लाया जाता है? तो जो नंबर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एमपी वोट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए टू द टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज टू मेंटेन द स्टेट एंड यूनियन बैलेंस। कोटा की बात करें तो जो कैंडिडेट जो है जो कि विनिंग कोटा पर पहुंचता है या एक्सीड करता है, ठीक है, वो विनर होता है, राइट। और जो फॉर्मूला है इसके लिए वो भी ये है कि विनिंग कोटा टोटल नंबर ऑफ पोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट प्लस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है विनिंग कोटा निकालने का, ठीक है। वोटर्स की प्रेफरेंस की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो वोटर कास्ट करते हैं अपने वोट को, दैट हैज टू बी इन फेवर ऑफ हिज फर्स्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट। आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस दी जाती हैं कि एक नंबर पर आप किसको रखोगे, ठीक है, तो आप वो करते हो। हालांकि इन केस जो पहली प्रेफरेंस का कैंडिडेट है वो विनिंग कोटा इन केस नहीं टच कर पा रहा है तो क्या, तो जो वोट उसके हैं वो सारे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे टू द सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। और जो फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट है विद द लोवेस्ट वोट उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और जो वोट्स हैं इन हिज हर फेवर विल बी ट्रांसफर्ड टू द रिमेनिंग कैंडिडेट्स, ठीक है। ये होता है वोट ट्रांसफरेशन। दूसरी चीज आती है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों होता है? तो देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, मतलब कि मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि नोटेड है आर्टिकल 55 क्लॉज 3 में, ठीक है। ये जो मुद्दा है, ये जो बेसिकली प्रोविजन है ये अलाउ करता है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और माइनॉरिटी पार्टी हैं उनके पास चांस हो सके ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और इसके साथ साथ वो ये भी अलाउ करता है कि जो प्रैक्टिस ऑफ कोएलिशन है विद मेनी वोटर्स वो हो सके अंडर वन गवर्नमेंट। इस सिस्टम के द्वारा ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो कैंडिडेट हैं हु आर इलेक्टेड दे डोंट रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टोरेट्स ओपिनियन, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी होता है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ओके। आई होप क्लियर होगा। अब मुद्दा उठता है कि व्हाई इज प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड? प्रेसिडेंट का चुनाव हम प्रधानमंत्री जी की तरह डायरेक्ट इलेक्शन से क्यों नहीं करते हैं? तो सबसे पहली तो बात ये कि भाई ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा हो जाएगा। देखिए इनफैक्ट इसको हम एक डिजास्टर के रूप में भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक है उनको ज्यादातर आइडिया, बहुत कम लोगों को ही आइडिया होता है अबाउट द एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ हाउ प्रेसिडेंटशिप रन्स,
ठीक है, कि कैसे पूरी प्रेसिडेंट की जो प्रोफाइल है वो कैसे रन करती है, क्या कोई कैंडिडेट वो प्रेसिडेंट के रोल में फिट करता है या नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में एक पॉलिटिकल इमेज बनी होती है। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन हम कराते हैं इस केस में भी, तो वो फेवरेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो कैंडिडेट हैं जो कि रन कर रहे होंगे या प्रेसिडेंट प्रोफाइल के लिए उठे होंगे अपना वो करने के लिए, दे विल हैव टू कैंपेन अराउंड द कंट्री विद द एड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और अगर पॉलिटिकल मुद्दा आ जाएगा तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव नहीं रह जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक मैसिव पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में भी रिजल्ट कर सकता है। अभी तो एक जो नेता हमारे देश के हैं, प्रधानमंत्री जो हैं, उनके चुनाव में इतना बवाल हो जाता है, तो आप सोचो अगर दो दो पोस्ट के लिए होने लग गया तो क्या होगा। और मोर ओवर ये काफी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए भी कि वो इलेक्शन मशीनरी को हैंड आउट करे या हैंडल करे इस केस में, और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी आएगी। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है ये एक रिस्पेक्टेबल सिस्टम है फॉर द फर्स्ट मैन ऑफ या फॉर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि राइटली डिजर्व करते हैं। और यहाँ पर जिन्हें हम चुनते हैं सरकार बनाने के लिए, वो लोग आगे जाकर चुनाव करते हैं हमारे प्रेसिडेंट का। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टेबल सिस्टम भी है। ठीक है, और इस मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो प्रेसिडेंट हैं वो अलाउ करते हैं स्टेट्स को, सो दैट वहां पर न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड हो सके और हॉस्टिलिटी जो है वो कम से कम उपज सके। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो ये था कि क्यों प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे प्रेसिडेंट पोल्स हैं, आप ये इमेज देख सकते हैं, ये हमारे द हिंदू में आई थी कि वोट क्या वैल्यू क्या होगी हर एमएलए के वोट की, एमपी के वोट की, और यहाँ पर आपको एनडीए का शेयर मिलेगा इन दी एमएलएज वोट। ठीक है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, तो बस एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो हमसे पूछिए, सो दैट हम आपके डाउट को क्लैरिफाई कर सकें। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए ये, तो इसको प्लीज अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.